everyone, welcome back to my channel. Today in this video I'll be discussing the topic of returns under GST. Now for those who do not know, I have already covered the previous topics of GST in my previous videos. Today I'll be starting off with the returns under GST. So इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि रिटर्न्स क्या होते हैं, हमें रिटर्न्स क्यों भरने होते हैं और इनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है और कितने टाइप्स के हमारे रिटर्न होते हैं. ऑलराइट, सो हमें जीएसटी में रिटर्न फाइलिंग का एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी और क्रिटिकल है, ताकि जो भी हमारे फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं और रेगुलेटरी कंप्लायंस है गवर्नमेंट की तरफ से वो सीमलेस यानी कि बिना किसी प्रॉब्लम के वो ऑपरेट हो सके. ऑलराइट, मूविंग ऑन, वी हैव व्हाई टाइमली जीएसटी फाइलिंग मैटर्स. यहाँ आपने देखा होगा कि जब भी हमारे रिटर्न जाने होते हैं, बी इट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी रिटर्न, ये सारे रिटर्न्स आपको टाइम यानी कि जो डेडलाइन सेट होती है बाय द गवर्नमेंट उसके अंदर अंदर ही आपको वो टाइमली फाइल करने पड़ते हैं. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट फाइलिंग द रिटर्न्स टाइमली तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू का सोर्स नहीं आएगा और फिर वो अपना एक्सपेंडिचर प्लान नहीं कर पाएगी. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर फाइलिंग द जीएसटी रिटर्न्स टाइमली. ऑलराइट, सो कंप्लायंस इज नॉट जस्ट अवॉइडिंग द पनिशमेंट, इट्स अबाउट इंश्योरिंग द हेल्थ एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस. ऑलराइट, सो हमें टाइमली जीएसटी रिटर्न्स इसलिए फाइल करना है सबसे पहला ताकि फाइनेंशियल पेनल्टीज हम अवॉइड कर सकें. बिकॉज इफ़ यू आर सबमिटिंग योर रिटर्न आफ्टर द डेडलाइन विच इज सेट बाय द गवर्नमेंट तो आपके ऊपर लेट फीस, इंटरेस्ट और हैवी पेनल्टीज लगती हैं, जिसकी वजह से आपके बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है या जो भी आपका कंसर्न है, जो भी आपका एंटरप्राइज है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी क्योंकि आपको फिर लेट चार्जेस, फीस और पेनल्टीज भरने पड़ेंगे. ऑलराइट, अगर आप अपने डेडलाइन के बीच में क्या कहते हैं टाइमली रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपका जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी क्योंकि आपको पेनल्टीज, फीस वगैरह देनी पड़ेगी. ऑलराइट, स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एंड पोटेंशियल ड्यू डेट एक्सटेंशंस. और बहुत बार देखा गया है कि जो भी आपके रिटर्न्स की डेडलाइन होती है उसको गवर्नमेंट एक्सटेंड भी करती है इफ़ देर इज सफिशिएंट रीजन टू फॉर द गवर्नमेंट टू बिलीव कि हाँ भाई ये जो डेडलाइन है ये एक्सटेंड होनी चाहिए. ठीक है, तो हाई कंप्लाइंस मेंटेन करनी है आपको. यू हैव टू बी वेरी अपडेटेड कि गवर्नमेंट किस टाइम पे क्या नोटिफिकेशन निकाल रही है, क्या सर्कुलर निकाल रही है, एंड उस हिसाब से यू हैव टू टाइमली फिल योर रिटर्न्स. उसके अलावा जो आईटीसी आपको अवेलेबल होता है जीएसटी में, क्योंकि जब तक आप रिटर्न अपना फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको जो सामने वाला वेंडर है वो आईटीसी अवेल नहीं कर पाएगा. सो आपको अपनी एक तरीके से बिजनेस रिलेशंस बनाने के लिए और अपने कैश और ऑपरेशनल स्टेबिलिटी बनाने के लिए आपको रिटर्न्स टाइमली फुलफिल करने पड़ेंगे. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट फाइलिंग योर रिटर्न्स टाइमली तो जो आईटीसी होगा, जिस वेंडर ने आपके साथ कोलैब करा है, तो आप उस आईटीसी को उसको अवेल नहीं करवा सकते, उसका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा. ठीक है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द कंडीशन जो हमने आईटीसी के चैप्टर में भी पढ़ी थी कि अगर आप अपना रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते हैं या फिर अगर आप डिफॉल्ट करते हैं इनकंसिस्टेंट फाइलिंग ऑफ योर रिटर्न तो आपका आईटीसी ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपके सारे बिजनेस का ऑपरेशनल और कैश फ्लो जो है वो अफेक्ट होता है. ऑलराइट, देन वी हैव कोर मंथली रिटर्न्स जीएसटीआर 1 एंड 3B. तो जो हमारे रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं जीएसटी में उन्हें दो रिटर्न्स कंपलसरी भरनी पड़ती हैं. एक होता है आउटवर्ड सप्लाईज विच इज जीएसटीआर 1. सो जीएसटीआर 1 इज अ रिटर्न विच इज फॉर सबमिटेड बाय एवरी इंडिविजुअल और रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अंडर जीएसटी. ठीक है, तो इस वाले रिटर्न में जो भी सप्लायर है वो अपनी आउटवर्ड सप्लाईज यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसने कितनी आउटवर्ड सप्लाईज करी हैं उसकी वो डिटेल बताता है. सो द रिटर्न डिटेल्स ऑल सेल्स, जितनी सेल्स हुई हैं एंटरप्राइज की, all the outward supplies which are made during the reporting period, enabling recipients to claim ITC. ठीक है, तो उसके अलावा जिसको भी आपने वो सप्लाई करी है आप उनका ITC क्लेम कर सकते हैं अगर आप अपना GSTR 1 टाइमली फुलफिल कर रहे हैं. इसकी ड्यू डेट होती है 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ एंड इट इज़ मैंडेटरी. अगर आपका टर्नओवर, बिजनेस एंटरप्राइज का टर्नओवर इज मोर देन 5 CR देन आपको GSTR 1 कंपल्सरीली भरना भी है. अभी आगे जाके हम एक नील GSTR 1 का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे. ठीक है, सो 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जनवरी का रिटर्न भरना है सो इट विल बी सबमिटेड बाय द 11th ऑफ फेब्रवरी. सिमिलरली फेब्रवरी का रिटर्न 11th ऑफ मार्च तक आपको भरना है. तो दिस इज द डेडलाइन विच इज सेट फॉर GSTR 1, दैट इज 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. तो जिस महीने का भी रिटर्न है उसके अगले महीने की 11 तारीख तक आप इसका रिटर्न भर सकते हैं.
जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं यानी कि जिनका टर्नओवर लेस देन और इक्वल्स टू 5 करोड़ है, वो QRMP स्कीम को भी चूज कर सकते हैं, जिसमें आप रिटर्न तो क्वार्टरली दे रहे हैं लेकिन पेमेंट जो होगी टैक्सेस की दैट इज मंथली। सो QRMP स्टैंड्स फॉर क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। सो इसमें क्या होता है कि आप रिटर्न क्वार्टरली भरते हैं, इसमें आपकी जो कंप्लायंस कॉस्ट होती है वो कम हो जाता है, क्योंकि रिटर्न आपको हर महीने नहीं भरना, आपको क्वार्टरली रिटर्न भरना है, और जो पेमेंट होगी टैक्सेस की दैट इज ऑन मंथली बेसिस। ठीक है, तो GSTR 1, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द टर्नओवर क्राइटेरिया ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। सो अगर आपका टर्नओवर इज लेस देन इक्वल्स टू 5 CR, देन यू कैन ऑप्ट फॉर द QRMP, जिसमें GSTR 1 की डेडलाइन होती है 13th ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर। सो इफ द क्वार्टर ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च इज एंडिंग, तो अप्रैल की 13 तारीख तक आप उस क्वार्टर का रिटर्न भर सकते हैं। दिस इज द ड्यू डेट ऑफ GSTR 1 इन QRMP. So I hope you are able to understand GSTR 1, because this is very important concept which repetitively is asked by the university in exam papers. Then we have another return which is GSTR 3B, which is a summary statement. Now how it is a summary statement? It is a consolidated summary of inward and outward supplies, यानी कि आपने बाहर कितनी सप्लाई करी है, आउटवर्ड सप्लाई सेल्स कितनी करी है, और कितना आपने अपने परचेजेस करी हैं। सो इट इज़ अ समरी कि आपने कितना इनवर्ड सप्लाई करा है, कितना आउटवर्ड सप्लाई करा है, कितना आपने ITC क्लेम करा है, और कितना टैक्स आपने कैश में पे करा है। सो दिस इज द मेन पेमेंट लायबिलिटी स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में आप बताएंगे कि हाँ हमने इतनी परचेज करी है, हमने इतनी सेल करी है, इतने ITC हमारे लिए एलिजिबल है, इतना हमने क्लेम करा है, एंड आफ्टर क्लेमिंग द ITC दिस इज द टैक्स विच वी हैव टू पे इन कैश एंड दिस इज व्हाट वी आर पेइंग। ठीक है, तो इस समरी स्टेटमेंट में आप सब कुछ एक कंसोलिडेटेड वे में बता देते हैं, और इसका होता है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फॉर मंथली फाइलर्स, यानी कि वह ऑब्वियसली कंडीशन आएगी टर्नओवर मोर देन 5 CR, तभी आप मंथली लेंगे। लेस देन 5 CR में भी ले सकते हैं, बिकॉज QRMP इज एन ऑप्शनल फैसिलिटी, इट इज नॉट कंपलसरी। ठीक है, तो 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी कि सिमिलरली अगर आपका जून का रिटर्न है तो 20th ऑफ जुलाई तक आप GSTR 3 भी भर सकते हैं, जुलाई का है तो 20th ऑफ अगस्त तक आप उसको भर सकते हैं। QRMP स्कीम टैक्स पेयर्स के लिए और जिनका टर्नओवर लेस देन इक्वल्स टू 5 करोड़ है, वो GSTR 3 भी भर सकते हैं फॉर 22 और 24 डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट एंड UT। तो ये वाला जो क्राइटेरिया होता है ये हर एक स्टेट अपने उसमें निकालता है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होता है। इट माइट बी 22 और 24। ठीक है, कुछ स्टेट्स में 22 डेट होती है, कुछ स्टेट्स में 24 होती है। बट आई हैव सीन पर्सनली कि जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ पे 22 है, और जो थोड़े बड़े स्टेट्स हैं जहाँ पे लाइक GSTR के रजिस्ट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ पे 24 होता है, ताकि उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाए टू fulfill the compliances. So these are the core monthly returns जो कि आपको importantly याद रखनी है, which is GSTR 1 and GSTR 3B। 1 में सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई हम बताएंगे, जिसका ड्यू डेट होता है 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, जिनका टर्नओवर लेस देन इक्वल्स टू 5 CR है वो QRMP ले सकते हैं, जिनका 1 में आपका ड्यू डेट हो जाएगा 13th ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर, नॉट मंथ। GSTR 3B हमारा एक समरी स्टेटमेंट है, जिसमें हमारी इनवर्ड सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज, ITC एलिजिबल, ITC क्लेम्ड, और कितना टैक्स हमने पे करा है कैश में, वो सब कुछ एक कंसोलिडेटेड वे में हमें बताना पड़ता है। इसका ड्यू डेट होता है मंथली 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगर हम QRMP की बात करते हैं सो इट इज़ 22 और 24 ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर, और ये डिपेंड करता है हर एक स्टेट और UT पे, जो भी वो अपने नोटिफिकेशंस में निकालती हैं। बट आई हैव टोल्ड यू कि नदर्न स्टेट में हमारा जो डेट है 3B की दैट इज़ 22, और जहाँ पे हमारे रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हैं GST के, वहाँ पर डेट इज़ एक्सटेंडेड टू 24th। ऑल राइट, देन वी हैव क्वार्टरली एंड एनुअल रिटर्न्स फॉर स्पेसिफिक स्कीम्स। अब हमने कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ी थी, कॉम्पोजिशन स्कीम में जो भी बंदा ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो रिटर्न होता है दैट इज CMP 08। सो CMP 08 एक एनुअल रिटर्न है, सॉरी क्वार्टरली चालान है, जो भी अपना टैक्स पर अगर कॉम्पोजिशन में रजिस्टर्ड है तो अपनी टैक्स लायबिलिटी की सारी डिटेल CMP 08 में बताएगा, जिसका ड्यू डेट है 18th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर। ऑलराइट, ये पूरा एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल विच यू हैव टू मग अप योर सेल्फ। ठीक है, तो ये आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, बिकॉज डेट्स डू गेट आस्क्ड इन द
क्वेश्चन पेपर। देन GSTR 4 कॉम्पोजिशन का एनुअल रिटर्न है, जिसमें सारी कंसोलिडेटेड डिटेल्स होती हैं। क्वार्टरली CMP 08 जो आप भरते हैं, CMP 08 भी एनुअल रिटर्न में आ जाएगा, और ईयरली फिगर्स भी आ जाएंगी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर की, जिसका ड्यू डेट है 30th जून फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। सो इफ द फाइनेंशियल ईयर इज 24-25, देन आप 30th जून 25 तक भर सकते हैं। Similarly, GSTR 9 and 9C, which is annual reconciliation statement. This is the question जो अभी रिसेंट वाले एग्जाम में पूछा गया था जीएसटी के। तो GSTR 9 एक एनुअल रिटर्न है नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए, और 9C एक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट है, यानी कि ऑडिट होता है। ठीक है, ये कुछ बड़ी फर्म्स होती हैं जिनका टर्नओवर एक सर्टेन क्राइटेरिया को एक्सटेंड करता है, उन्हें GSTR 9C देना पड़ता है, जिसमें वो ऑडिट करते हैं अपने GSTR का, एंड देन दे फाइल अ रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट जिनका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा होता है, जिसका ड्यू डेट है 31st दिसंबर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि इफ द फाइनेंशियल ईयर इज 24-25, देन द ड्यू डेट विल बी 31st दिसंबर 25। सो दिस इज फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम, उनका एनुअल रिटर्न एंड एनुअल रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको मगअप करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, देन next we have specialized GST returns. Now beyond standard business return, GST compliance includes specific forms for unique taxpayer categories. अगर आप TDS काट रहे हैं, किसी का TDS डिडक्ट कर रहे हैं, then उसके लिए आपका रिटर्न होता है GSTR 7 and GSTR 8 is for the TCS deductee, and the due date of both the GSTRs is 10th of the next month. So it is filed by those who is deducting TDS and e-commerce operators collecting TCS. So हमने पढ़ा था कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स TCS कलेक्ट करते हैं, विच इज़ एट द रेट ऑफ 1%, 2%, जिसमें आपकी अमेंडमेंट्स भी आई थी, विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस। तो TDS एंड TCS डिडक्टिव डिडक्टर्स जो होते हैं वो अपना रिटर्न भरते हैं GSTR 7 and 8 रिस्पेक्टिवली, जिसका ड्यू डेट होता है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। GSTR 6 हमारा भरता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि एक मंथली रिटर्न है फॉर IST, और इसमें अगर रिटर्न के थ्रू वो अपना ITC जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है टू देयर वेंडर्स, जिसका ड्यू डेट इज 13 of the next month. Then GSTR 5 and 5A is filled by the non-residents NRTP and OIDR services. ठीक है, तो ये मंथली रिटर्न है फॉर NRTP और जो भी आपके OIDR सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। OIDR सर्विसेज पे आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो विच इज इंक्लूडेड इन दिस प्लेलिस्ट। सो उनके लिए अलग से रिटर्न है GSTR 5 एंड 5A, जिसका ड्यू डेट इज 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि किसका कौन कौन सा रिटर्न है और उसका ड्यू डेट क्या है। दिस इज ऑल विच यू हैव टू रिमेंबर इन दिस टॉपिक। अदर देन दैट there is no other important thing in this whole topic. Then we have handling no activity and cancellation, nil and final returns. This was a topic which I was talking about in the beginning of the video, that nil return भी file करना होता है एक registered individual को। So even if अगर आपकी कोई भी sale नहीं है, ना ही आपने कोई purchase करी है किसी भी period में, and this happens in the period of COVID-19 when there was a pandemic going on. तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस थे जिनकी ना ही कोई आउटवर्ड सप्लाई थी, जिनकी ना ही कोई इनवर्ड सप्लाई थी। सो उस टाइम पे उन्होंने निल रिटर्न फाइल करा था। अगर आप निल रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, सो इट विल बी कंसीडर्ड कि आपने नॉन कंप्लायंस करा है, और उसके भी चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, बिकॉज वंस यू आर फाइलिंग योर रिटर्न्स इन GST, तो अगर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है आपके बिजनेस की, तब भी आपको निल रिटर्न फाइल करना होगा। सो इट कन्फर्म्स टू द GST अथॉरिटी दैट नो बिजनेस एक्टिविटी टुक प्लेस। ठीक है, आपको निल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जस्ट टू इंडिकेट द अथॉरिटीज कि आपकी कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई है। बिकॉज अगर आप निल रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, सो इट विल गिव एन इंटीमेशन टू द गवर्नमेंट दैट ये बंदा रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है और इसकी बिजनेस एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि हमारे पास इसके कोई रिटर्न ही नहीं आया है। सो आपके ऊपर जो कंप्लायंसेज हैं उनकी लेवाया आपको करना पड़ेगा, आपको फिर ऊपर इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड लेट फीस वगैरह लगा देंगे। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी टू फिल द निल रिटर्न, इवन अगर आपकी कोई बिजनेस एक्टिविटी भी नहीं हो रही है। देन GSTR 10 इज द फाइनल एग्जिट। ये एक फाइनल रिटर्न होता है जब किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का GST में जब उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है या फिर वो अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करता है, तो वो एक फाइनल रिटर्न भरता है जिसको हम बोलते हैं GSTR 10। इट इज़ विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। तो जो भी डेट है आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की, या फिर जिस दिन ऑर्डर बताया गया है, यानी कि इट इज़ द डेट, फॉर एग्जाम्पल the court may order that your registration is being that your registration stands cancelled from
4 नवंबर और 5 नवंबर, तो जो भी ऑर्डर होगा कैंसिलेशन का, उसके 3 महीने तक आपका ये GSTR 10 आ जाना चाहिए टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज. Then GSTR 11 is a return which is fulfilled by the UIN holders, which are unique identification number. ये हमारे कुछ international officials होते हैं which work from the organizations which are internationally recognized. So जब बाहर के लोग इंडिया में आते हैं, so यहाँ पे रुकने का जब वो चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो उस पर वो भी टैक्स देते हैं. तो उस टैक्स का रिफंड लेने के लिए जो उनको एक नंबर दिया जाता है which is unique identification number. ठीक है, तो जो वो हमारे इंटरनेशनल सिटीजन्स होते हैं जो आते हैं यहाँ पे फॉर देयर पर्पसेस, सो उनको रिटर्न भरना पड़ता है विच इज GSTR 11, जिसका ड्यू डेट होता है 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ. सो दिस रिटर्न इज फिल्ड बाय दोज जिनके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है UIN, और वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं अपनी इनवर्ड सप्लाईज पे जिस पे उन्होंने टैक्स पे करा है इन आवर कंट्री. ऑलराइट, देन वी हैव स्टेइंग करंट एंड रीसेंट कंप्लायंस अपडेट. फ्लेक्सिबल ड्यू डेट्स हैं, गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली एक्सटेंड करता है ड्यू डेट्स को स्पेसिफिक पीरियड के लिए. फॉर एग्जांपल GSTR 3B सितंबर 25 का एक्सटेंड किया गया था टू अक्टूबर 25 हॉलीडेज की वजह से और टैक्स पेयर का बर्डन कम करने की वजह से. तो फ्लेक्सिबल ड्यू डेट्स जो है वो फ्लेक्सिबल हैं गवर्नमेंट की तरफ से. यू जस्ट नीड टू बी वेरी विजिलेंट इन योर प्रैक्टिस कि आपको रेगुलर अपडेटेड रहना पड़ेगा. QRMP scheme expansion, the quarterly return monthly payment scheme continues to benefit small taxpayers क्योंकि उनका turnover is less than or equals to 5 CR, और mandatory monthly filings जो है कंप्लायंस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और रिटर्न सिर्फ एक क्वार्टर का भरना पड़ता है, मंथली नहीं भरना पड़ता, तो कंप्लायंस कम हो जाती है. तो बहुत सारे लोग हैं जो QRMP में इन्वॉल्व हो रहे हैं और जो QRMP का बेस है दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. ठीक है, देन ऑफिशियल नोटिफिकेशन. अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर एन अपडेट ऑन द कंप्लायंसेज देन यू शुड ऑलवेज रेफर टू द ऑफिशियल GST पोर्टल और द पोर्टल ऑफ CBIC विच इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जहाँ पे सारी अनाउंसमेंट और रिलायबल अपडेट्स आपको मिल जाएंगी कि क्या क्या अपडेट हुए हैं, क्या रूल चेंज हुआ है और क्या एक्सटेंशन की गई है. ऑलराइट, देन वी हैव the summary of what we have discussed in this whole video. So the 5 dates represents the most common and critical deadlines for the majority of GST taxpayer. सबसे पहला important था हमारा GSTR 1 जिसमें हम अपनी outward supplies देते हैं जो large taxpayers fulfill करते हैं, जिसका due date है 11th of the next month. देन वी हैव GSTR 3B जिसमें हम अपना समरी बताते हैं और पेमेंट बताते हैं कि कितना हमने टैक्स का पेमेंट करा है, जिसका ड्यू डेट इज 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ. सो देन वी हैव द क्वार्टरली CMP 08 विच इज पेड बाय द कॉम्पोजिशन सप्लायर और उसका ड्यू डेट है 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. Then we have annual GSTR 4 which is an annual return submitted by the composition supplier. This is the quarterly return and this is the annual return जिसका due date होता है 30th of the following month. And then we have GSTR 9 or 9C which is a reconciliation statement or annual return. ठीक है, जिसका है 31st सितंबर ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो भी फाइनेंशियल ईयर आपका एंड हो रहा है उसके 31st दिसंबर के आप फॉलोइंग दे सकते हैं. सो इट इज़ 31st दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. कुछ स्पेशल रिटर्न्स हैं लाइक फॉर एग्जांपल GST 5, 6, 7 एंड 8, वो जिनकी जो रिपोर्टिंग कैटेगरी है दैट इज बिटवीन 10th एंड 20th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ. बट दिस इज द पेज जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटर्न्स का ड्यू डेट बताया गया है विच यू हैव टू कंपल्सरली रिमेंबर. देन देर आर सम प्रैक्टिकल टिप्स फॉर स्टेइंग GST कंप्लायंट कि किस तरीके से आप अपना कंप्लायंस टाइम टू टाइम फुलफिल कर सकते हैं. यू हैव टू सेट द रोबस्ट रिमाइंडर्स. GST के जो भी पोर्टल्स हैं वहाँ पे रिमाइंडर सिस्टम की एक फैसिलिटी है. ठीक है, तो आप एक प्रोफेशनल कैलेंडर टूल से लेकर अपनी सारी डेडलाइंस को मेजर कर सकते हैं. आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि ठीक है इस टाइम पे द सिस्टम शुड गिव मी एन रिमाइंडर दैट आई हैव टू फाइल माई रिटर्न टू द गवर्नमेंट. ठीक है, देन रिकनसाइल इन्वॉइसेस अर्ली. जो भी इन्वॉइसेस आपके रेगुलर डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आ रहे हैं उनको आप रेगुलर रिकनसाइल करते रहिए अपने अकाउंट्स और डेटा के साथ, क्योंकि अगर आप डेडलाइन पे उन सबको इन्वॉइसेस को करने बैठेंगे देन इट विल बी अ वेरी ह्यूज टास्क. ठीक है, सो डोंट वेट अंटिल द डेडलाइन. जो भी आपकी सेल और परचेज इन्वॉइसेस हैं उन्हें GSTR 2A और 2B से मैच कराते रहिए, ITC क्लेम करिए और एरर फ्री फाइलिंग करिए. दैट विल बी वेरी ईजी और एफिशिएंट फॉर यू एंड योर
बिजनेस, देन जिन बिजनेसेस की वॉल्यूम और ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, देन इट इज़ वेरी एडवाइजेबल फॉर देम, ताकि वो एक प्रोफेशनल को एंगेज करें, सो दैट उनके जो भी ऑडिट है या जो भी रिटर्न्स है, जो भी कंप्लायंस है, दैट इज़ फुलफिल्ड वेरी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ताकि उसमें कोई दिक्कत भी ना आए और स्मूथली आपके सारे जो ऑडिट और रिटर्न्स हैं वो फुलफिल होते रहें. सो दैट इज़ वाई इट इज़ एडवाइजेबल उन बिजनेसेस के लिए जिनकी ट्रांजैक्शंस और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है उनकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, कि आप एक जीएसटी प्रोफेशनल को एंगेज करिए. Then stay ahead, master your GST compliance in the financial year 25-26. Timely and accurate GST compliance is a cornerstone of responsible financial management. So financial management का एक बहुत ही important part है that you are complying with all the GST returns. Then सबसे पहला है कि अपने कैलेंडर को आप फाइनलाइज करिए. जो भी स्पेसिफिक मंथ है, जो भी एनुअल ड्यू डेट है जो आपके ऊपर अप्लाई होती हैं, अपने कैलेंडर को फाइनलाइज करिए. ऑटोमेट फाइलिंग का आप लिवरेज उठा सकते हैं. बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जो जीएसटी के पोर्टल को अपने साथ इंटीग्रेट करते हैं, और आप अपना इन्वॉइस डालेंगे एंड आपने इन्वॉइस की डिटेल्स डाली, आपका सीधा वो वाला जो डेटा है वो जीएसटी पोर्टल पे भी डायरेक्ट चला जाएगा. सो ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जो अकाउंट्स को अपने जीएसटी पोर्टल से इंटीग्रेट करके रखते हैं. सो ऑटोमेट फाइलिंग को भी आप चूज कर सकते हैं and achieve zero penalty by adhering strictly to the deadlines. So जो भी deadlines और due dates government निकाल रही है उनको आपको strictly adhere करना है, and you have to ensure that आपकी जो compliance cost है वो कम से कम हो. Okay, so I think this is it. I think this is it for this video, and if you find this video helpful, then do let me know in the comment section. Thank you so much for watching this video.